हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि प्रश्नावली 1.1 जल्दी ही आएगी, तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर अपना चल रहा है समुच्चय यानी कि सेट। तो यहाँ पर देखो एक्सरसाइज 1.1 बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। अगर आपने पिछली वीडियो अच्छे से देखी है, जो इसके इंट्रोडक्शन की वीडियो थी, तो आपने ये सारे क्वेश्चन खुद भी कर लिए होंगे। फिर भी अगर किसी को दिक्कत आ रही है, आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है, तो मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ। फिलहाल अगर आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख लेना। आपको चीज़ें बहुत सारी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। वो मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। तो यहाँ पर देखो जो पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया निम्नलिखित में कौन से समुच्चय यानी कि सेट हैं और अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब किस आधार पे आप अपना आंसर दे रहे हो, वो लॉजिक भी आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो यार, समुच्चय क्या होता है ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था। समुच्चय यानी कि सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो भी आप कलेक्ट कर रहे हो, जो भी आप संचय बना रहे हो, संचय कर रहे हो, वो वेल डिफाइंड यानी सुपरिभाषित होना चाहिए। मतलब जिन चीज़ों को भी आपने इकट्ठा किया है, आपने जिस आधार पे इकट्ठा किया है, वो एक सुपरिभाषित आधार होना चाहिए। मतलब कि वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें ना हो जाएं। कहने का मतलब क्या है, अभी आपको उदाहरण से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला यहाँ पर जो पूछा गया है, इसमें बोला गया है भाई जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का अगर संग्रह किया जाए तो क्या ये समुच्चय बनेगा। तो हम बोलेंगे हाँ ये बनेगा। क्यों? क्योंकि समुच्चय की परिभाषा है कि वो सुप्रभाषित होना चाहिए। ऐसा संचय जो सुप्रभाषित होगा उसको हम बोलेंगे कि वो समुच्चय है। सुप्रभाषित का मतलब था कि सबके लिए एक जैसे एलिमेंट आए इसके अंदर। तो अगर जे से शुरू होने वाले वर्ष के सभी महीनों की बात की जाए तो जे से देखो जनवरी आएगा, उसके बाद फरवरी जैसे नहीं होता, मार्च नहीं होता, अप्रैल नहीं होता, मई नहीं होता, उसके बाद जून होता है तो जून भी जैसे आएगा। उसके बाद जुलाई होता है, जुलाई भी जैसे आएगा। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं आएगा क्योंकि वो जैसे नहीं होते। तो यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछो तो मैं भी यही 3 महीनों के नाम लिखूंगा, आपसे पूछूं तो आप भी यही 3 महीनों के नाम लिखोगे, या किसी और से पूछें तो यहाँ पर ये क्लियर है, पक्का डिफाइंड है, सुपरिभाषित है कि हमें पता है यार जे से शुरू कौन होगा कौन नहीं होगा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रही है कि कोई महीना जे से शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा, हम देख के बता पा रहे हैं ना आराम से। तो मतलब कि इसके अंदर यही एलिमेंट आएंगे, चाहे मैं इस सेट को बनाऊं, चाहे आप इस सेट को बनाओ, कोई भी बनाए। तो मतलब ये सुपरिभाषित है। तो यानी जो पहला पार्ट है, ठीक है, हम बोलेंगे कि ये एक समुच्चय है क्योंकि ये सुपरिभाषित है। ठीक है ना। औचित्य में क्या लिखोगे, क्यों यह सुपरिभाषित है इसलिए ये एक समुच्चय है। अब जैसे दूसरे की बात करें तो ये दूसरा वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया भारत के सबसे 10 प्रतिभाशाली लेखकों के नाम। अब हो सकता है कि जो मुझे 10 प्रतिभाशाली लेखक लगते हैं सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली, हो सकता है आपको उससे दिक्कत हो, है ना। आपको लगता होगा कि नहीं फलाना तो नहीं है, आपने ये नाम गलत लिख दिया। मैं कहूँगा नहीं मैंने सही लिखा है। अब हम दोनों में से अपनी अपनी चॉइस है ना। हो सकता है कि मैं जिन 10 को मानता हूँ आप ना मानते हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। या फिर आप जिन 10 को मानते हो प्रतिभाशाली, मैं नहीं मानूंगा, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई एक दूसरे पे ब्लेम नहीं कर सकता भाई, सबकी अलग अलग पसंद होती है ना। तो यहाँ पे अगर अलग अलग लोग समुच्चय बनाने लग जाएं तो लेखकों के नाम अलग अलग हो सकते हैं और किसी को भी आप गलत नहीं बोल पाओगे क्योंकि वो उसकी चॉइस है। तो ऐसी चीज़ें जो किसी की चॉइस पे डिपेंड करने लग जाएं वो कभी भी समुच्चय तो नहीं बन सकती हैं। तो इसीलिए ये सुप्रभाषित नहीं है। इस आधार पे कि वो सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली होंगे आप समुच्चय नहीं बना पाओगे। ठीक है। जो इसका थर्ड पार्ट है, इसमें बोला गया विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो अगेन ये सुपरिभाषित नहीं है क्योंकि किसी को सर्वश्रेष्ठ बोलना डिपेंड करता है कि आप किसको ज़्यादा पसंद करते हो सकता है किसी को विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, धोनी, इस तरह के 11 प्लेयर पसंद हो जो उन्हें लगता हो कि सर्वश्रेष्ठ हैं। किसी को और कोई 11 पसंद हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ये चीज़ें चॉइस के ऊपर डिपेंड करती हैं। अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग चीज़ें आएंगी यहाँ पे, तो इसीलिए ये नहीं है। अच्छा, अगला वाला है आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। तो ये सही बात है भाई, जो आपकी क्लास का बालक होगा, जो आपकी क्लास का स्टूडेंट होगा, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड थोड़ी करता है कि होगा कि नहीं होगा, है ना। जो भी बच्चे हैं वो तो हैं, आप उन्हें नकार थोड़ी पाओगे। तो उन सभी का संग्रह क्या है, समुच्चय है। ठीक। अगला क्या है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये भी है।
क्योंकि जो प्रेमचंद ने लिखा है और जो नहीं लिखा है उसका एक क्लियर डिवीजन है कि भाई हाँ ये चीज़ लिखी है, ये चीज़ नहीं लिखी है। तो प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह आपकी मर्जी पे डिपेंड नहीं करता। अगर उन्होंने लिखा है तो संग्रह में आएगा, नहीं लिखा है तो नहीं आएगा, किसी की चॉइस पे डिपेंड नहीं करता, मतलब ये सुप्रभाषित है यानी समुच्चय है। अगला है सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो ये भी है, क्योंकि जो समपूर्णांक होते हैं वो किसी की मर्जी पे डिपेंड नहीं करते। अगला है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी है, क्योंकि इस अध्याय में जो प्रश्न आए हैं वो तो आए हैं ना, क्लियरली डिफाइंड है कि हाँ ये प्रश्न है या फिर नहीं है। ठीक। अगला है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें खतरनाक होती हैं। हमारे लिए शेर सबसे ज्यादा खतरनाक है, ठीक है, बिल्ली के लिए कुत्ता खतरनाक है, चूहे के लिए बिल्ली खतरनाक है। तो अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग चीज़ें खतरनाक होती हैं। तो सबसे अधिक खतरनाक आप किसे बोल पाओगे? अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों को बोलेंगे। आ रही ना बस समझ में? जैसे हो सकता है सांप आपको खतरनाक लगता हो, लेकिन कुछ लोग तो सांप को हाथ से पकड़ लेते हैं, वो उन्हें उतना खतरनाक नहीं लगता। तो मतलब यहाँ पे चीज़ें चॉइस पे डिपेंड करने लग जाएंगी, तो ये समुच्चय नहीं होगा सर। तो क्लियर हो गया पहला, ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भाई मान लीजिए जो सेट ए है, समुच्चय ए है, उसके अंदर ये सारे एलिमेंट आते हैं। अब रिक्त स्थानों में प्रतीक का इस्तेमाल करना है, ठीक है। एप्साइलन है और ये एप्साइलन नॉट काट दिया गया है, ठीक है। ये ग्रीक सिंबल होता है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। ये क्यों लगता है? ये लगने का मतलब होता है कि जैसे जैसे मान लो जो ए है उसके अंदर 1 आ रहा है ना, ए के अंदर क्या आ रहा है? 1। तो हम लिखेंगे एक जो है वो ए में है, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा कि एक ए से संबंधित है या फिर एक ए के अंदर है। जो नहीं होगा उसके लिए काट दिया जाएगा। जैसे इसके अंदर कहीं भी आपको 12 नज़र नहीं आ रहा तो मैं बोलूँगा 12 ए में नहीं है, इसको इस तरह से दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया सिंबल। तो अब यहाँ पे देखो, पहला यहाँ पे कह रहा है 5 ए के अंदर है कि नहीं, बताओ। देखो 5 तो ए में है, तो मतलब यहाँ पर ये सिंबल आ जाएगा। 8, क्या 8 ए के अंदर है? नहीं है, तो यहाँ पर इसको ऐसे कट कर दोगे। 0 ए के अंदर है क्या? देखो 0 तो कहीं नहीं दिख रहा, तो मतलब यहाँ पर इसको कट कर दोगे, संबंधित नहीं है या फिर ए में नहीं है। 4 ए में है, 2 ए में है, 10 ए में नहीं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। और रोस्टर का मतलब होता है कि जो भी यहाँ पर एलिमेंट आएंगे उनको कोमा कोमा लगा के लिस्ट कर दो, ठीक है। जैसे कि पार्ट ए की अगर मैं बात करूं, मतलब पार्ट 1 की, जिसमें सेट ए लिखना है मुझे रोस्टर फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या बोला गया? यहाँ पे बोला गया है कि x सच दैट कि x एक पूर्णांक हो और x -3 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। तो यार मुझे बताओ, -3 से बड़ा पूर्णांक तो हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अच्छा, बहुत सारे बच्चों की किताब में ना यहाँ पे इक्वल टू दे रखा है, तो अगर यहाँ पे इक्वल टू भी होगा तो -3 भी इंक्लूड करना। अगर आपकी किताब में ऐसे नहीं है, ठीक है, तो यही आंसर आएगा। क्लियर हो गई बात? अब देखो, ये हो गया पार्ट ए, ठीक है। पार्ट ए आपको अच्छे से समझ में आ गया। सेकंड की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इसके दूसरे हिस्से की, दूसरे हिस्से को ना एक काम करते हैं, अलग कलर से लिखते हैं ताकि बीच में सब कुछ घिच-पिच ना हो। दूसरा हिस्सा में क्या बोला गया है कि एक सेट है बी, जहाँ पे क्या एलिमेंट आएगा? एक्स आएगा। एक्स क्या होनी चाहिए? 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो यार बी तो बहुत आसान सी चीज़ है। 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 से कम नहीं होता, 6 के बराबर होता है, ठीक है। तो पहला समझ में आ गया, दूसरा समझ में आ गया। तीसरा क्या है? सी, जिसमें क्या है? एक्स है। एक्स क्या चीज़ है वो इसके बाद बताया जाता है। एक्स 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 आता है। तो यार ये भी काफ़ी आसान सी चीज़ है। थर्ड पार्ट में भाई यहाँ पर एक ऐसी प्राकृतिक संख्या लिखो 2 अंकों की जिसके अंकों का योगफल 8 हो। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10। तो 10 वाली लाइन में, यानी 1 के आगे 0, 1 के आगे 1, इस तरह से 10 वाली लाइन में नहीं, शुरू में तो 1 आएगा, 1 में क्या जोड़ोगे? 8 हो जाए 7, यानी 17 हो जाएगा। उसके बाद
दो यानी 20 वाली लाइन में 2 में क्या जोड़ोगे 8 हो जाए, क्योंकि सम 8 होना चाहिए ना। 2 में क्या जोड़ोगे 8, 6 और 8 होता है, 3 और 5 8 होता है यानी 35, 4 और 4 8 होता है यानी 44, फिर 5 वाली लाइन में 5 और 3 8 होता है यानी 53, फिर 6 और 2 8 होता है यानी 62, फिर 7 और 1 8 होता है यानी 71, फिर 8 और 0 8 होता है। इसके बाद 9 वाली लाइन में तो 8 से ज़्यादा आ जाएगा, चाहे आप 9 और 0 90 लोगे तब भी। ठीक है, ये हो गया तीसरा। अब अगर मैं बात करूं चौथे पार्ट की, चौथे पार्ट में क्या बोला गया है साहब, इसमें कह रहा है कि डी है, जहाँ जिसमें एक एलिमेंट एक्स आएगा, एक्स जहाँ पे एक अभाज्य संख्या होना चाहिए जो 60 को डिवाइड कर देता हो। तो देखो वैसे तो 60 को बहुत सारे लोग डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उनमें से अभाज्य कौन कौन है हमें वही लिखना है। तो देखो 60 को तो एक भी डिवाइड कर सकता है, लेकिन एक अभाज्य नहीं होता। अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, ना दो से कम ना दो से ज़्यादा। तो सबसे पहले मिलता है हमें दो, दो के देखो एक गुणनखंड एक है दो, दो के दो ही गुणनखंड मतलब दो अभाज्य संख्या है और दो 60 को डिवाइड कर सकता है मतलब भाजक है। उसके बाद है तीन, तीन के भी दो ही गुणनखंड होते हैं तो तीन 60 को डिवाइड भी कर सकता है। उसके बाद पाँच, इनके अलावा और संख्याएं मिल जाएंगी आपको जो 60 को डिवाइड कर सकती हैं, लेकिन अभाज्य नहीं होंगी, वो कुछ और होंगी। ठीक है ना, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि दो, तीन और पाँच यही तीन संख्याएं हैं जो 60 की भाजक होते हुए अभाज्य भी हैं। याद रखना, सिर्फ भाजक पे ध्यान नहीं देना, अभाज्य भी होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जरा इसके पांचवें हिस्से की। जो इसका पांचवा हिस्सा है यानी कि ई सेट लिखना है जो हमें, इसमें क्या बोला गया है, इसमें कह रहा है भाई ट्रिग्नोमेट्री के शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाओ। ठीक है, तो सबसे पहले टी आ गया, फिर आर, फिर आई कोमा लगा लिख दो यार, फिर जी, बस रिपीट मत करना, जी ओ, फिर एन, फिर क्या आएगा, ओ लिख चुके हैं ओ दोबारा मत लिखना, फिर एम, फिर ई, फिर टी आ गया टी लिख चुके हैं, फिर आर आ गया आर भी लिख चुके हैं, वाई नहीं लिखा। कोई भी चीज़ रिपीट मत कर देना बस। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ज़रा अगले हिस्से की इसमें। ठीक है, यानी इसका सिक्स्थ पार्ट, इसका छठा हिस्सा क्या कहता है भैया, इस शब्द के सभी, ठीक है, अक्षरों का समुच्चय बनाना है। तो यहाँ से जो बेटर है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, डबल टी में एक ही टी लिखोगे, ई लिख चुके हो लास्ट में आर लिख दोगे। ठीक है, तो ये भी हो गया यार। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो यार। अगला जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिख दो यार। तो यार कितनी आसान सी चीज़ दे रखी है। जैसे पहले की अगर मैं बात करूं तो समुच्चय निर्माण रूप में मतलब कहानी लिखनी है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो वो कैसे लिखी जाती है, जो यहाँ पे एलिमेंट हैं मान लो सभी को एक्स से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स, उसके बाद ये सच दैट का निशान। अब सोचो कि ये क्या चीज़ है, थोड़ा पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। क्या तीन के पहाड़े में तीन आता है, फिर 6 आता है, फिर 9 आता है, फिर 12 आता है, मतलब ये तो तीन का पहाड़ा चल रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट हैं एक्स वो तीन के पहाड़े में आते हैं। ठीक है ना, 3 गुणा 1 करोगे 3 मिल जाएगा, 3 गुणा 2 करोगे 6 मिल जाएगा, 3 गुणा 3 करोगे 9 मिल जाएगा, 3 गुणा 4 करोगे 12 मिल जाएगा। लेकिन आपको 1 2 3 4 अलग से नहीं लिखना, एक बार में लिखोगे तो मान लो n आ गया। ठीक है, जहाँ पे n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जहाँ पे पहली बात तो n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या, और n एक से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा या बराबर, इस तरह से लिखना है बस आपको, देख लो चाहे। अब n की जगह एक रख के देखो तो 3 गुणा 1 3 मिल गया। फिर एक से बड़ा नेचुरल नंबर, क्योंकि n नेचुरल नंबर है, एक से बड़ा नेचुरल नंबर क्या मिलेगा 2, तो 3 गुणा 2 रखोगे 6, इस तरह से 4 तक जाना है आपको। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो इस तरह से लिखा जाता है। चलो अगर आप पहला समझने में कोई कन्फ्यूजन है, पहली बार कर रहे हो, तो इनके सारे पार्ट देखो, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ढूंढो क्या पैटर्न मिल रहा है। क्या ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6 आ रहा है, नहीं 6 तो नहीं आ रहा है, 2 का पहाड़ा तो नहीं है ये। फिर क्या है, ये 2 है, 2 की घात 2 4 होता है, हाँ। 2 की घात 3 8 होता है, हाँ। 2 की घात 4 16 होता है, हाँ। 2 की घात 5 32 होता है, हाँ। मतलब यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट्स को x मानूँ तो x क्या चल रहा है, x चल रहा है 2 की घात, 2 की घात मान लिया n। ठीक है,
जहाँ पे घातें क्या हो सकती हैं, n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 होगी, 4 आ जाएगा, 3 होगी, 2 की 3, 8 हो जाएगा। तो मतलब n पहली बात तो 1 2 3 4 इस तरह से चल रहा है। तो या तो आप डायरेक्ट लिख दो कि जहाँ पे n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 2 की पावर 5 32 तक गया है। ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना, थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना है, तो आप एक काम करो, आप यहाँ भी लिख दो कि जहाँ पे n प्राकृत संख्या है और n की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से, और कहाँ तक जा रही है, 5 तक। ठीक है। जैसे जैसे आप ये पार्ट्स देखते जाओगे आपकी कन्फ्यूजन दूर होते जाएगी, आपको ये चीज़ें आसान लगती जाएंगी। जैसे अगला देखो, आप खुद भी कर पाओगे। अब ये जो है ना, 5 की घात 1 5 होता है, 5 की घात 2 25 होता है, 5 की घात 3 125 होता है, 5 की घात 4 625 होता है। तो ये तो अब क्लियर हो गया कि अगर मैं एलिमेंट्स को x मानूं तीसरे पार्ट में, तो x क्या चल रहा है, 5 की घात में चल रहा है, मान लिया n, जहाँ पे n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 5 की घात 1 से लेके 5 की घात 5 तक गई है ना, 1 2 3 4 तक गई है। ठीक है ना, 5 की घात 4 तक गई है। क्लियर हो गया। इसी तरह से चौथा हिस्सा देखो यार, चौथे हिस्से में पहले x लिख लो, फिर आगे सोचो क्या सोचना है। क्या है, 2 4 6। तो यहाँ पे आप चाहो तो हिंदी मतलब सिंपली लिख दो कि जहाँ पे x एक सम संख्या है। नहीं तो अगर अच्छे से लिखना चाहते हो तो ये 2 का पहाड़ा ही तो है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, अगला 2 चौक 8। मतलब जो x है वो 2 का पहाड़ा चल रहा है, 2 गुणा में 1, 2 गुणा में 2, यानी 2 गुणा में n लिख दो बस, है ना। जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, कहीं तक भी चला जाए, अब रोकना नहीं है इस तरह से, है ना, क्योंकि डैश डैश लग गया। तो n की वैल्यू 1 रखोगे, 2 एकम 2 मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे, 2 दूनी 4 मिल जाएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे, 2 तियां 6 मिल जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ता ही जाएगा। अगला देखो, इसका पांचवा हिस्सा, है ना, कौन सा हिस्सा, पांचवा हिस्सा। पहले x लिख दो, फिर उसके बाद सोचना क्या है। यहाँ पर क्या है, 1 4 9, ठीक है, इस तरह से आगे चलता गया। तो ये पैटर्न ढूंढ पा रहे हो क्या, पैटर्न ढूंढ लोगे जितनी जल्दी उतनी आसानी से इसको कर पाओगे। ठीक है। तो अगर हम पैटर्न ढूंढे यहाँ पे, तो हमें पैटर्न साफ साफ दिख रहा है। ये क्या है, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 6 होता है, इस तरह से 10 का वर्ग 100 होता है। मतलब ये तो 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ध्यान से देखना, ये 3 का वर्ग, मतलब कि ये प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का। तो यहाँ पे हम बोलेंगे भैया जो x है ना, किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, जहाँ पे n क्या है, प्राकृतिक संख्या, और n 1 से बड़ा या बराबर और 10 से छोटा या बराबर है। अब रख के देख लो चाहे यार, है ना, n की वैल्यू 1 से 10 तक रखो, 1 रखोगे 1 का स्क्वायर 1 मिल जाएगा आपको, 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा आपको, 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9 मिल जाएगा। इस तरह से चलते चलते एंड में 10 रखोगे, 10 का स्क्वायर 100 मिल जाएगा। तो चौथा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। पांचवे की बात करते हैं जनाब। पांचवे में कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। तो ये तो और आसान है यार। सॉल्यूशन नंबर 5। भाई पहले की बात करते हैं। पहले में है सेट ए, यहाँ पर क्या है, x, जहाँ पर x क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या। तो विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होती हैं वो लिख दो यार। 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 9 होती है। कितनी लिखोगे, यहाँ तो इनफाइनाइट है ना, तो ऐसे डैश 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 लगा के छोड़ दो। अगर मैं बात करूँ इसके दूसरे हिस्से की, दूसरे हिस्से में b की बात की गई है। समुच्चय b में क्या आ रहा है, x, जहाँ पे x क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक है, और x -1/2 से बड़ा है और इससे छोटा है। ठीक है। अगर मैं नंबर लाइन पे समझाऊँ आपको, तो यहाँ पे कहीं -1/2 यानी कि -0.5 पॉइंट बदलूँ तो, और यहाँ पे कहीं ना कहीं 9/2 यानी कि 4.5 आएगा। तो इनके बीच में क्या क्या आएगा, इनके बीच में आएगा 0 1 2 3 4। पूर्णांक की बात कर रहा हूँ मैं, तो इनके बीच में यही तो पूर्णांक आएंगे। देख लो चाहे 0 1 2 3 4। तो मतलब क्या, इसका तो सीधा सीधा आंसर हो गया 0 1 2 3 4। इसके तीसरे हिस्से की भी बात कर ही लेते हैं। तीसरे हिस्से में सी दिया हुआ है। ठीक है। तो क्या क्या आ सकता है यहाँ पर देखो,
सी कह रहा है x एक पूर्णांक है जहाँ पे x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। एक बात याद रखना, अगर मान लो किसी चीज़ का स्क्वायर किसी से छोटा है तो उसकी वैल्यू जो होती है ना, अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो यानी x की वैल्यू क्या होगी पता है, ये लगाना और अंडर रूट में वो नंबर लगा देना यानी 4 और इधर माइनस लिख देना, यानी कि -2 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा या बराबर होगा। हालांकि आप यहाँ से सोच भी पाओगे कि -2 का स्क्वायर रखोगे 4 मिलेगा तो -2 लिख सकते हो, -1 का स्क्वायर लिखोगे 1 मिलेगा जो कि फिर से 4 से छोटा है, 0 का स्क्वायर 4 से छोटा होता है, 1 का स्क्वायर 4 से छोटा होता है, 2 का स्क्वायर 4 के बराबर होता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें आप लिख पाओगे, ये तो आप डायरेक्ट भी सोच पाओगे। खैर छोटा सा था। अगला है ऑप्शन डी, ठीक है, मतलब ऑप्शन चौथा, सेट का नाम है डी। इसमें क्या चल रहा है भैया, लॉयल, ठीक है, शब्द का एक अक्षर लिखना है, ठीक है, लॉयल जो कि आजकल कोई भी नहीं है, ठीक है, LOY फिर A, L तो लिखेंगे ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि रिपीट हो गया, ठीक है ना, L 2 बार। अच्छा आगे क्या करते हैं, पांचवें पार्ट की बात करते हैं। पांचवा पार्ट क्या है कि भाई एक्स वर्ष का एक महीना है, ध्यान से देखो ना, एक्स क्या है, वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो इन किस में नहीं होते हैं, वो आपको अंगुलियों वाला स्टाइल आता है ना, जो ऊपर आया उसमें 31, जो नीचे आया उसमें 30 या 28 या 29 है ना, तो उससे भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे किस किस में नहीं होते, फरवरी में नहीं होते 31 दिन, ठीक है, मार्च में होते हैं, अप्रैल में नहीं होते हैं 31 दिन, फिर मई में होते हैं, जून में नहीं होते हैं, फिर जुलाई में होते हैं, अगस्त में होते हैं, फिर सितंबर में नहीं होते हैं, उसके बाद अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में नहीं होते हैं, दिसंबर में होते हैं। तो इसमें 31 दिन नहीं होते हैं सर, ठीक है। अच्छा छठे पार्ट में क्या बोला गया है, छठे पार्ट में, अच्छा ये ई था सॉरी, ठीक है, तो इसको ई लिख लो, एफ नहीं। अच्छा एफ की बात करें तो एफ में क्या है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। अच्छा स्वर और व्यंजन पढ़े हैं ना आपने, AEIOU स्वर होते हैं, बाकी सब व्यंजन है। तो के से आने वाले पहले सब व्यंजन लिखो, पहले आता है ए तो व्यंजन ही नहीं है तो ए तो लिखेंगे ही नहीं। उसके बाद बी क्या आता है के से पहले, हाँ, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, लेकिन ई व्यंजन नहीं है तो लिखेंगे नहीं। उसके बाद क्या आएगा, एफ आएगा, उसके बाद जी आएगा, उसके बाद एच आएगा, उसके बाद आई आता है लेकिन आई व्यंजन नहीं है, स्वर है तो उसको लिखेंगे नहीं। फिर क्या आता है जे, फिर के तो खुद ही आ गया, यानी यही है, ठीक है ना। याद रखना कि AEIOU ये क्या होते हैं, ये स्वर होते हैं, इनके अलावा व्यंजन, और हमें सिर्फ व्यंजन लिखना है तो ये तो आएंगे ही नहीं, चाहे पहले आ रहे हैं बाद में आ रहे हैं देखना ही नहीं, इनके अलावा वो लिखने हैं जो के पहले आता है, ठीक, यानी कि BCDFGHJ। अब बात करते हैं मिलान की, ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलान करना है भैया। तो यहाँ पर क्या है 1 2 3 6, तो इनमें से किसका 1 2 3 6 आंसर आ रहा है वो हमें मिलान कर लेना है। देखो एक, ठीक है, क्या कह रहा है, x एक प्राकृतिक संख्या है, 6 की भाजक है। देखो एक, इसमें सारे ही प्राकृतिक संख्या हैं और सबसे 6 डिवाइड हो जाता है, 1 के पाड़े में 6 आता है, 2 के पाड़े में भी 6 आता है, 3 के पाड़े में भी 6 आता है, 6 के पाड़े में 6 आता है, तो 1 का मिलान होगा सी से। तो भाई जो सॉल्यूशन नंबर 6 है इसको आप कैसे पेपर में लिख के आओगे कि 1 का मिलान होगा सी से, ठीक है। सेकंड का किससे होगा, ठीक है, सेकंड का किससे होगा, ध्यान से देखो, सेकंड में है 2 और 3, तो 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है ना, तो ये एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, देखो दोनों 6 को डिवाइड भी कर सकते हैं, तो मतलब कि ये हो जाएगा ए से मिलान। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरे का मिलान किससे करोगे जनाब, मैथमेटिक्स तो दिख ही रहा है ना, इसी से आया हुआ है यार ये, तीसरे का डी से, ठीक है, तीसरे का डी से। अच्छा चौथे का किससे करोगे, चौथे का मिलान किससे करोगे, चौथे में क्या है, एक जो बच गया है, कौन सा बच गया, ये वाला, यानी कि बी से, चौथे का बी से, ठीक है। ये एक 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, काफ़ी आसान सी एक्सरसाइज थी। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए